मोदी शाह के करीबी और पहली बार के विधायक भूपेंद्र पटेल होंगे गुजरात के नए मुख्यमंत्री। बीजेपी विधायक दल की बैठक में लिया गया फैसला। सीएम शिवराज 14 सितंबर को स्व सहायता समूहों से करेंगे संवाद। वर्चुअल तरीके से संवाद कार्यक्रम में देंगे सरकार की योजनाओं की जानकारी। महिला स्व सहायता उन्मुखी कार्यक्रम को वर्चुअल तरीके से करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश के 19 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, देवास और समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। मध्य प्रदेश में डेंगू का कहर। प्रदेश में अब तक डेंगू के 2500 से ज्यादा केस। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों ने की पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या। आतंकियों की तलाश में सेना का सर्च ऑपरेशन। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। खबरों की शुरुआत करेंगे। गुजरात के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया गया है। भूपेंद्र पटेल को गुजरात का नया सीएम बनाया गया है। गुजरात में गांधीनगर के बीजेपी दफ्तर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में नए सीएम का चुनाव किया गया। आपको बता दें कि भूपेंद्र पटेल घाटलोदिया सीट से विधायक हैं। भूपेंद्र पटेल को पीएम मोदी और अमित शाह का करीबी बताया जाता है। दरअसल विजय रूपाणी ने अचानक गुजरात के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद भूपेंद्र पटेल को सीएम बनाया गया है। गुजरात के सीएम के इस्तीफे के बाद मध्य प्रदेश में भी सियासी हलचल तेज हो गई है। सत्ता और संगठन में समन्वय लगातार बिगड़ता जा रहा है। अब सियासी गलियारों में सवाल उठने लगे हैं कि क्या मध्य प्रदेश में भी गुजरात जैसे हालात बनेंगे? क्या सीएम शिवराज भी अपनी कुर्सी बचा पाएंगे? ऐसे कई सवालों के जवाब के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी को हटाए जाने के बाद मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को हटाए जाने की अटकलें तेज हो गई हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश भाजपा संगठन और सत्ता में गहरी खाई बनती जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच भी पटरी नहीं बैठ पा रही है। इस वजह से सत्ता और संगठन में खींचतान बढ़ती जा रही है। 2 दिन पहले जिस तरह से बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने पद मांगने वाले पूर्व सांसद, विधायक और पार्षदों को नालायक बताया था, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने मुरलीधर राव के बयान को ठेंगा दिखाते हुए 15 साल से निगम मंडल में राज्य मंत्री के पद पर रहे शिव चौबे को निर्धन वर्ग कल्याण आयोग का अध्यक्ष बना दिया। इसके पहले वे अपने करीबी स्वामी अखिलेश्वरानंद महाराज को गौ संवर्धन बोर्ड का अध्यक्ष भी नियुक्त कर चुके हैं। बाकी निगम मंडल में अभी भी सियासी खींचतान की वजह से नियुक्ति नहीं हो पा रही है। चर्चा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को हटाने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और मध्य प्रदेश के सह संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने लॉबिंग शुरू कर दी है। ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को हटाकर वी.डी. शर्मा को प्रदेश की कमान सौंपी जा सकती है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि यदि वी.डी. शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अगला चेहरा किसका होगा? मध्य प्रदेश में जिस तरह से ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है, इससे ये माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अगले वर्ष उत्तर प्रदेश और गुजरात राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी संगठन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बीते दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी दिल्ली तलब किया गया था। इसके बाद से मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की चर्चा को बल मिल रहा है। कुर्सी के सियासी खेल में बीजेपी संगठन में भी खेमेबाजी देखने को मिल रही है। शिवराज सिंह चौहान ने भी वी.डी. शर्मा के एंटी नेताओं से नजदीकियां बनाना शुरू कर दिया है, ताकि भविष्य में उनकी कुर्सी बची रहे। वहीं दूसरी तरफ ये माना जा रहा है कि वी.डी. शर्मा को संघ की तरफ से फ्री हैंड मिला हुआ है। देखिए, राजनीतिक क्षितिज पर बहुत सारे राजनीतिक दल काम कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति कर रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के बारे में सर्वविदित है कि संगठन आधारित राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो भी निर्णय होते हैं वो एकल निर्णय नहीं होता, वो सामूहिक निर्णय होते हैं और उसके पीछे हेतु होता है उस प्रदेश का
राजनीति का और देश का भविष्य कैसा होना चाहिए, उस निमित्त बहुत विचार मंथन करके कोई निर्णय किया जाता है। जबकि जो कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल हैं, वहाँ सामूहिक निर्णय की जगह एकल निर्णय होता है। तो जहाँ एकल निर्णय होता है वहाँ दिक्कतें रहती है। और अभी आप प्रदेश में देख रहे हो, जिन जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकारें हैं वहाँ स्थिति क्या है। निरंतर कलेश जो है सामने आ रहा है, लोगों को विकास से कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन जहाँ भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में बात करता हूँ, तो जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और यदि केंद्र ने या शीर्ष नेतृत्व ने कोई निर्णय करा है तो वहाँ विकास में कोई बाधा नहीं है। कुल मिलाकर बीजेपी संगठन में इन दिनों नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के संगठनात्मक निर्णयों में अपरिपक्वता दिखाई दे रही है। वे अपनी लाइन लंबी करने के लिए सबकी लाइन छोटे करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। यही वजह है कि वी डी शर्मा अपना राजनीतिक भविष्य सुरक्षित करने के लिए अपनी नई टीम तैयार करने में जुटे हैं। वी डी शर्मा भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तर्ज पर वट वृक्ष की भांति अपनी शाखाएं मजबूत कर रहे हैं। वी डी शर्मा की ये नीतियां भविष्य में कितनी सफल होती हैं? देखिए, कोई किसी तरह का सिलसिला नहीं चल रहा है। वहाँ की परिस्थिति क्या होगी, किस स्थिति में वहाँ पे इस्तीफा लिया गया है, मांगा गया है या उनके खुद के द्वारा पेशकश की गई है, अभी ये कोई भी बात स्पष्ट नहीं हुई है। कांग्रेस भ्रमजाल फैलाने की एक्सपर्ट पार्टी है और ख्याली पुलाव बनाने में अब और आगे निकल गई है। कांग्रेस अपने नेता कमलनाथ को कृपया करके दिल्ली से पहले वापस बुला ले, कुछ दिन भोपाल रहने के लिए बात कर ले और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पर छीटाकशी करे। हमारे यहाँ मजबूत नेतृत्व चल रहा है और नेतृत्व हमारे यहाँ केवल एक व्यक्ति का नहीं होता, पूरी पार्टी का होता है। इसलिए निश्चित रूप से चेहरे के बारे में पहले तो कोई बात है ही नहीं, और यदि होगी भी तो कांग्रेस के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। हमारा सारा परिवार का मसला होता है जो आपस में ही हम लोग सारी चर्चा करके विषय को खत्म करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह के हालात हैं, 5 महीने में 5 मुख्यमंत्री बदल लिए, माना जा सकता है कि ऑल इज़ नॉट वेल। और अगला नंबर निश्चित ही मध्य प्रदेश का है। जिस तरह से मुख्यमंत्री बिना किसी कार्यक्रम के लगातार दिल्ली दौरे कर रहे हैं, स्पष्ट तौर पर हाईकमान को साधने की और मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये साधने और मैनेज करने की राजनीति सफल नहीं होने वाली है। हम भी राजनीतिक क्षेत्र में रहते हैं। पक्की जानकारी, अगला नंबर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के बदलने का है। वी डी शर्मा के बारे में कहा जाता है कि वे अति महत्वाकांक्षी हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य श्यामला हिल्स तक पहुंचना है। यही वजह है कि वे संगठन में अपने हिसाब से वरिष्ठों की सलाह को दरकिनार करते हुए संगठन में अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। इनके अलावा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के बीच भी नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को पद से हटाए जाने के बाद अब मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को हटाए जाने की कवायदें तेज हो गई हैं। सूत्रों की माने तो मध्य प्रदेश भाजपा संगठन और सत्ता में कहीं न कहीं गहरी खाई जो है वो बनती देखी जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सब पद से हटाए जाते हैं या वो लगातार पद पर बने रहेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। कैमरा पर्सन सतीश गुप्ता के साथ प्रदीप तलैया, खबर भारत, भोपाल। सीएम शिवराज सिंह सतना के रैगांव विधानसभा पहुंचे, जहां सीएम ने शिवराजपुर गांव में जनसभा को संबोधित किया। सीएम शिवराज ने जनसभा को संबोधित करते हुए सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रैगांव के शिवराजपुर में 18 करोड़ रुपए की लागत से स्कूल बनाया जाएगा। साथ ही गांव में विद्युत सब स्टेशन भी स्थापित किया जाएगा। सीएम ने ग्रामीणों की पानी की समस्या को देखते हुए नल जल योजना के ग्रामीणों के घरों तक पहुंचाने की भी बात कही। इसके अलावा शिवराजपुर में पुलिस चौकी खोलने की घोषणा की है। हमने ये तय किया है कि 20-25 गांव के बीच में एक स्कूल ऐसा हो जो प्राइवेट स्कूलों से भी बढ़कर हो। हाँ, सब विषयों के ठीक शिक्षक रहे, स्कूल में लाइब्रेरी हो, प्रयोगशाला हो, खेल का मैदान हो। अच्छा, आजकल प्राइवेट स्कूल में भी दूर दूर बस में भेज देते हैं, तो बस चलेगी और जो एडमिशन जिन बच्चों का होगा।
नीमच जिले में हुई हैवानियत घटना में आदिवासी युवक कन्हैया लाल भील की मौत के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की है। सीएम ने पीड़ित के परिजनों को मदद देने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीड़ित के बेटे की शिक्षा और अन्य खर्चों के समर्थन में करने का फैसला किया है। साथ ही सीएम ने कहा, हम पीड़िता के 2 भाइयों को भी घर बनाने में मदद करेंगे और प्रत्येक को 2 लाख रुपए देंगे। आपको बता दें कि आदिवासी युवक को वाहन से बांधकर घसीटा गया। नीमच जिले में एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना में कन्हैयालाल भील की मृत्यु हो गई थी। हमने फैसला किया है कि उनका बेटा दुर्गा शंकर अभी अपनी मां के साथ राजस्थान गया हुआ है। मैंने निर्देश दिए अधिकारियों को, उस बेटे का लालन पालन और शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था सरकार करेगी। 2 भाई हैं कन्हैयालाल के, कचरू और छीतर, उन दोनों के भी मकान बनवाने का फैसला सरकार ने किया है। उसके अतिरिक्त 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि और दोनों भाइयों को भी दी जाएगी। हम परिवार की पूरी चिंता करेंगे। आरोपियों के खिलाफ पहले ही सख्त कार्रवाई की जा चुकी है। राजधानी भोपाल के लालघाटी क्षेत्र में संविधान के रास्ते परिचर्चा कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में अलग अलग विधाओं के वक्ताओं ने संविधान के रास्ते कार्यक्रम पर अपने अपने विचार रखे। कार्यक्रम संयोजक आनंद सबधानी ने बताया कि हमारी युवा पीढ़ी को भारत के इतिहास के बारे में संपूर्ण जानकारी होना चाहिए। युवाओं को ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारे देश को आज़ादी कैसे मिली और आज़ादी के बाद 70 सालों में देश में क्या क्या हुआ। का कार्यक्रम था आज का ये। आज लालघाटी पे यहाँ पर प्रबुद्धजनों के द्वारा संविधान के रास्ते कार्यक्रम का यहाँ पर एक आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 50 से 60 लोग उपस्थित थे। सभी बुद्धिजीवी जिनको ऐसा लगता है कि संविधान हमारा बड़ा शानदार संविधान बना था 1950 में, लेकिन आज तक आते आते संविधान में काफ़ी सारे परिवर्तन किए गए। असली में कुछ और है और हमें प्रस्तुत कुछ और किया जा रहा है। लोगों के ज्ञान चक्षु खोलने के लिए, लोगों को सही जानकारी मुहैया कराने के लिए आज यहाँ पर संविधान के रास्ते नामक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हमने काफ़ी पहलुओं को टच किया, जिसमें हमने वर्तमान में जो कोविड की लहर चली उसके बारे में हमने बात की। इसके अलावा गांधी जी जो हमारे राष्ट्रपिता थे उनके बारे में हमने चर्चा की। जो भ्रांतियाँ चल रही हैं हमारे देश में, जो आज के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में परोसी जा रही हैं, उसको कैसे कंट्रोल करें, लोगों तक सच्चाई कैसे पहुँचाएँ, इसके लिए आज यहाँ पर कार्यक्रम है, जिसमें वक्ता के रूप में हमारे भी श्री अवनीश भार्गव। विधायक रामेश्वर शर्मा ने संत हिरदाराम नगर के हेमू कलानी स्टेडियम का भूमि पूजन किया है। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि खेल गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। युवा खिलाड़ियों को अवसर देना हमारा कर्तव्य है। ग्रामीण क्षेत्र में लगातार खेलकूद की गतिविधियां की जा रही हैं। शर्मा ने कहा कि स्टेडियम में नए मंच का निर्माण कराया जाएगा। संत हिरदाराम दशहरा मैदान शहीद हेमू कालानी स्टेडियम में मंच के निर्माण का भूमि पूजन आज यहाँ पर किया है। साथ ही एक मैदान से लगा हुआ एक नाला है, जिसका बारिश का पानी और सीवेज का पानी मिलकर मैदान में आता है, जिससे मैदान की खेल की गतिविधियों में व्यवधान खड़ा होता है, तो उसका भी निर्माण किया जाएगा। दोनों का आज यहाँ पर भूमि पूजन किया गया। उमरिया के ज्वालामुखी मंदिर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान के तहत समाज के युवाओं ने पौधारोपण किया। इस दौरान विधायक शिवनारायण सिंह और अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी पौधारोपण किया है। वहीं युवाओं ने बांधवगढ़ क्षेत्र के विधायक शिवनारायण सिंह को पर्यटन मंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा।
अशोकनगर के ग्राम गुचराई में 4 दिनों से गौवंश मंदिर की परिक्रमा कर रही है। गांव की ये घटना ग्रामीणों में आस्था का केंद्र बन गई है। जानकारी लगने पर ग्रामीण मंदिर स्थल पहुंचे और गौवंश की पूजा करने लगे। ग्रामीणों ने बताया कि एक दिन पहले मवेशी कहीं से मंदिर के नजदीक आए और अचानक मंदिर की परिक्रमा शुरू कर दी। तकरीबन 2 साल हुए उसको। और यहाँ पर एक ऐसा एक अचंबा हमने देखा है, एक छोटी सी बछिया है, मतलब 12-13 महीने की हुई लगभग, लाल कलर की है और आवारा है। यहीं आई थी कहीं से और कई मतलब पशु आए थे, उनको मतलब भगा रहे थे लोग। आगे टैक्सी लेकर आए, उसमें चढ़ा दिए, भाग मतलब उसको भेज दिए दूसरी जगह। लेकिन इसको भेजा तो इस मतलब छुप गई। फिर छुपने के बाद सुबह उसने अपना परिक्रमा चालू कर दिया और सीधा तरीके से परिक्रमा दे रही है। और यहाँ सारे गांव को मतलब यानी पता, सब लोग दूर दूर से आ रहा है इसको देखने। तो सच्चा प्रमाण प्रत्यक्ष देखने में आ रहा है। पन्ना के ग्राम कमताना में पंकज गुप्ता नाम के युवक का शव मिला है। बताया जा रहा है कि युवक सुपर बाजार मार्केट में काम करता था। घटना की सूचना के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। जानकारी के मुताबिक मृतक की गोली मारकर हत्या की गई है। वहीं शव 5 दिन पुराना बताया जा रहा है। आस्था के जादवनगर में अवैध गुमटी और शराबियों से जनता परेशान हो चुकी है। आए दिन झगड़े होते रहते हैं। वहीं नरेंद्र राय यासीन राजू ने सुभाष मेवाड़ा के साथ मारपीट कर दी, जिसमें सुभाष के पैर में गंभीर चोट आई है, जिससे गुस्साए बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस चौकी मीना का घेराव कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। बजरंग सेना ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने सारी बातें आपकी मान ली है। जो कमरा है वो भी खाली करके दिखाएंगे आपको। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर भाजपा प्रवक्ता लोकेंद्र पाराशर ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह की प्रदेश की जनता के बीच कोई हैसियत नहीं बची है। दिग्विजय सिंह सिर्फ कांग्रेस का सर्वनाश करने में लगे हैं। लोकेंद्र पाराशर ने कहा कि दिग्विजय सिंह हमेशा ओछी राजनीति करते हैं। देखो, वैसे तो दिग्विजय सिंह बोलने लायक आदमी बचे नहीं हैं, लेकिन दुर्भाग्य कहें क्या कहें, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, इसलिए उनका एक ओहदा तो है, लेकिन आदमी के तौर पर उनकी कोई हैसियत सामाजिक आज बची नहीं है। वे इस प्रकार की टुच्ची और हलकती बातें करने में ही अपना समय गवाया करते हैं। वो चाहते हैं कि हम कहें नेहरू जी जो है देश का अपमान करते थे और मोदी जी देश का सम्मान कर रहे हैं। अगर ये वो कहलवाना चाहते हैं तो ये सच भी है। दिग्विजय सिंह चाहते हैं कि कांग्रेस का सर्वनाश हो जाए, इसलिए कांग्रेस को वो इस रास्ते पर ले जा रहे हैं कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में तो बची नहीं, देश में भी किसी राज्य में भी नहीं बचे। और अब तो मुखिया ने दिग्विजय सिंह को ये काम ही दे दिया है कि कैसे कांग्रेस को पूरी तरह समाप्त करना है, उसकी नीति बनाओ। कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। अजय सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में कोरोना से लगभग 2.5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन सरकार पीड़ित परिवारों की कोई मदद नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनकी मदद करनी चाहिए। उधर कांग्रेस ने मांग की है कि कोरोना से मरने वाले लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो लगाया जाए। भारतीय जनता पार्टी केवल इवेंट की, बैनर पोस्टर की पार्टी बन के रह गई है। इनका जनता की दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पर महावैक्सीनेशन अभियान चलाने की तैयारी हुई, अब धार्मिक रंग देने की बात हो रही है। हम मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि मध्य प्रदेश में 2.5 लाख लोगों की कोरोना से मौत हुई, उनके मृत्यु प्रमाण पत्रों पर भी मोदी जी की तस्वीरें छपवा दें और साथ में उनके घर भी जाएं जिनके परिजनों की मौत मध्य प्रदेश सरकार की लापरवाही से, इलाज के अभाव में हुई। और दूसरी तरफ प्रदेश की जनता को गणेश उत्सव के लिए अनुमति नहीं मिल रही है और भाजपा के नेताओं को कोरोना की तीसरी लहर फैलाने के लिए बड़े बड़े आयोजन करना है, सरकारी खर्चे पे आयोजन करना है। इस तरह की राजनीति निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी सरकार से प्रदेश की जनता त्रस्त हो गई है, केवल और केवल मुक्ति का इंतजार कर रही है।
मध्य प्रदेश स्थायी कर्मी कल्याण संघ ने सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम शामिल हुए। कार्यक्रम में अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि कर्मचारियों की मांग जायज है और उनको जल्द पूरा करने के लिए प्रयास करूंगा। संघ प्रांत अध्यक्ष शारदा सिंह परिहार का कहना है कि लंबे समय से हमारी 5 सूत्रीय मांगे लंबित हैं, जिनको पूरा किया जाना चाहिए। तो मैं मुख्यमंत्री जी के बीच आपको बिठा के आपकी सारी समस्याओं का निराकरण कराने का पूरा प्रयास करूंगा और आप पूरे प्रदेश से आए और अनुकंपा नियुक्ति, चिकित्सा सुविधा, चिकित्सा अवकाश, अनुग्रह राशि, 7वां वेतनमान, ये सब समस्याएं सभी की हैं। अध्यक्ष जी ने कहा कि अगर सबको सरकारी कर्मचारी घोषित कर दिया जाए तो सारी समस्या अपने आप खत्म हो जाएंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय अध्यक्ष जी काफी संवेदनशील आदमी है। उनने अपना पर्याप्त समय दिया, यहाँ तो सदन में भी समय देंगे, मुख्यमंत्री चर्चा भी कराएंगे और हमारी समस्याओं का निराकरण होगा। हम ऐसा मानते हैं कि आज का दिन शायद हमारे वर्ग के कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक दिन घोषित हो, साबित हो। कर्मी संघ द्वारा एक तो सम्मान समारोह किया गया था और स्वाभाविक है ऐसे सम्मेलनों में उनकी मांग को उठाया जाना भी वाजिब है और उनकी बड़ी छोटी सी मांगे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने शिवराज ने पहले से ही कोई आदेश करके रखा है और शासकीय स्तर पर उसका पालन नहीं हो रहा है। एक तो मांग ये आई है, दूसरी और छोटी छोटी मांगे उनको केवल सरकार ही निराकृत कर सकती है। राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के संयोजक केएन गोविंदाचार्य चित्रकूट पहुंचे, जहां उन्होंने प्रकृति विकास संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने मंदाकिनी नदी के किनारे रात बिता रहे लोगों से बातचीत की। वहीं कहा कि यमुना दर्शन यात्रा के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। यात्रा का समापन 14 सितंबर को प्रयागराज में होगा। गोविंदाचार्य ने कहा कि प्रकृति को ध्यान में रखकर देश का विकास करना होगा। मैं मानता हूँ कि ये सरकार केंद्र की हो या प्रदेश की हो, सर्वाधिक सक्षम है, इनको ही करना चाहिए और जनता का भरोसा और अपेक्षा दोनों इन सरकारों से है। इसलिए इसमें 2 बातें आवश्यक है मुझे बता। एक, नदी में पानी की आवक हर मौसम में न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह रहे, इसकी सुनिश्चित करना। दूसरा, अतिक्रमण को परिभाषित करने के लिए पूरक नदियों और मुख्य नदियों को कानूनी अधिकार देना। जैसे रामलला विराजमान रामलला एक लीगल एंटिटी माने गए थे, ऐसा ही नदियों का होना आवश्यक है। पन्ना जिले में उथले हीरा खदानों से हीरो की नीलामी एक बार फिर शुरू होने जा रही है। आपको बता दें कि 21 सितंबर से हीरो की नीलामी की जाएगी। नीलामी में कुल 139 नग हीरे रखे जाएंगे। इन हीरो का वजन लगभग 156.46 कैरेट है। सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र 14 कैरेट का बड़ा हीरा बताया जा रहा है। सितंबर को हीरे की नीलामी होनी है। निश्चित ही कोरोना के लॉकडाउन की वजह से हीरों की आवक जो है हीरा कार्यालय में कम हुई है, लेकिन जिनके भी लगभग 17-18 हीरे जो जमा है, उन हीरों की नीलामी कार्यक्रम जारी किया गया है। सबसे बड़ा हीरा जो नीलामी में रखा है वो 14 कैरेट का है, जो पिछली बार नीलाम नहीं हुआ था, तो इस बार वो सबसे बड़ा हीरा वो नीलामी में है और अन्य हीरे भी हैं। तो सबसे अपील है, जो व्यापारी बंधु उनसे अपील है कि ये आके अपने नीलामी में भाग लें और ताकि जो जिनके हीरे जमा हैं उनको उनकी हीरे का मूल्य मिल सके। रतलाम के तेजानगर में एक 7 वर्षीय बालक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। वहीं करंट लगने से बच्चे के सिर और दाढ़ी में चोट आई है, जिसके बाद बच्चों के जो परिजन थे उन्होंने बच्चे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। मामले में पीड़ित बालक के परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। सर, ये ऊपर 3 फेज की लाइन जा रही है। मैंने कई बार शिकायत करी है, एमपीबी में भी शिकायत करी है, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे भी शिकायत करी है। कई बार उनको 50 बार हम शिकायत कर चुके हैं, मोहल्ले के वार्ड के भी शिकायत कर चुके हैं। हमने बोला कि सर ये लाइन हटा दो, तो लाइन हटाने के लिए उनको बोला तो एक बार एमपीबी से सर बोला कि 5 लाख रुपए का खर्चा आएगा, आप अगर स्वयं कर सकते हो वहन तो हम हटा सकते हैं, ऐसा बोला हमने 5 लाख रुपए सर एक फैमिली कैसे दे पाएगी, सरकारी लाइन जा रही है। तो
कितनी बार बोल चुके हैं हम उनको हटा दो हटा दो हटा दो। आज ये घटना हुई है, इसके पूरे जिम्मेदार मैं एमपीवी को मानता हूँ। आज मेरे बच्चों को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी सारी एमपीवी डिपार्टमेंट पर, गवर्नमेंट के ऊपर रहेगी, क्योंकि मैंने इसकी बार 50 बार हमने भी शिकायत की और हमारे मोहल्ले के लोगों ने भी शिकायत की। मेरे अकेले के घर पे नहीं, हम 5 फैमिली के ऊपर से लाइन जा रही है जो खतरे का शिकार हो रही है बार बार। प्रदेश में 2500 से ज्यादा डेंगू के मरीज हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार सर्वे कर रही है। वहीं डेंगू का लार्वा मिलने पर उसे नष्ट करने की कार्रवाई भी लगातार जारी है। नगर निगम, नगरपालिका और स्वास्थ्य विभाग की टीम लार्वा की दवाई का छिड़काव भी कर रही है। डेंगू के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल समीक्षा बैठक भी की थी और उसमें सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। जिले के कलेक्टरों से भी बातचीत की थी। जो मध्य प्रदेश में जिन जिलों में डेंगू के केस निकले हैं उसमें 7 जिले प्रभावित हैं। उसमें मंदसौर है, रतलाम है, आगरमालवा, इंदौर, जबलपुर, भोपाल। वहाँ सर्वे की टीमें बनाई गई हैं और घर घर सर्वे किया जा रहा है। जो लार्वा है उस लार्वा को नष्ट किया जा रहा है जहाँ जहाँ पर भी मिल रहा है। इसमें नगर निगम की, नगर पालिकाओं की और स्वास्थ्य विभाग की टीमें काम कर रही हैं और लार्वा को नष्ट करने के लिए जो दवाई है उसका भी उपयोग किया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ।